नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? दोस्तों, थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे इस वीडियो में हम किस बारे में चर्चा करने वाले हैं। हमें चर्चा करनी है अंतिम 15 दिनों की स्ट्रेटजी की। किस एग्जाम की? एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023। हम सभी जानते हैं अब लगभग 15 दिन के आसपास शेष रह गए हैं इस एग्जाम को शुरू होने में। तो बस हमें चर्चा करनी है इन 15 दिनों में विद्यार्थी को किन किन बातों का ध्यान रखना है, किस प्रकार से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है, ताकि वह एग्जाम में जो अपनी एफिशिएंसी है, जो अपनी प्रश्नों को सही करने की संभावना है, 10 से 15% तक और बढ़ा दें। और दोस्तों, हम सभी जानते हैं 1% से भी कम, 0.1 0.2 मार्क्स से भी विद्यार्थी मेरिट से बाहर होते हैं और अपना सिलेक्शन फाइनल लिस्ट में सुनिश्चित नहीं कर पाते। तो यहाँ पर दोस्तों एक एक नंबर की बहुत ज्यादा भूमिका होती है। यहाँ पर चर्चा की जा रही है कि आपकी जो एफिशिएंसी है वो 5 से 10 से 15% तक बढ़ जाए। तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है। मैंने आपके लिए ग्रुप 4 एग्जाम की स्ट्रेटेजी भी बताई थी। मुझे आशा है आपको उस परीक्षा में मेरी उस स्ट्रेटेजी से जरूर बेनिफिट हुआ होगा। तो हमें क्या चर्चा करनी है? अब कांस्टेबल एग्जाम की अंतिम 15 दिनों की स्ट्रेटेजी। काफी सारे पहलुओं पर हमें चर्चा करनी है। उनमें से एक पहलू हमारा यह भी होगा कि हमें टेस्ट लगाना है कि नहीं लगाना है, और यदि लगाना है तो फिर टेस्ट लगाने की अप्रोच क्या हो। सबसे पहले हम जान लेते हैं, जो कि आप पहले से भी जानते हैं, कि इस एग्जाम का पैटर्न क्या है। दोस्तों, इस एग्जाम में आपसे कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और जिनके लिए आपके पास 2 घंटे का समय दिया जाएगा। किस प्रकार से प्रश्न आने हैं या क्या पैटर्न रहने वाला है इन 100 प्रश्नों का, उसको हम नोटिफिकेशन के आधार पर यदि विभाजित करें तो कुल इस प्रकार से वे चीजें सामने आती हैं। आपसे जनरल नॉलेज प्लस लॉजिकल नॉलेज या तार्किक ज्ञान, जिसे सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, इसके कुल 40 प्रश्न पूछे जाने हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपसे बौद्धिक क्षमता प्लस मानसिक अभिक्षमता के कुल 30 प्रश्न पूछे जाने हैं। इसके अलावा आपसे जनरल साइंस और सरल अंक गणित से कुल 30 प्रश्न पूछे जाने हैं। और यदि हम पिछले वर्षों के ट्रेंड की बात करें तो कुल मिलाकर मैथ्स और रीजनिंग से 55 से 65 प्रश्नों के आसपास पूछे जा रहे हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन आपको यहां पर एक बात यह भी ध्यान रखनी है कि 35 से 40 प्रश्न आते हैं आपके जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के। तो इनके बिना, किनके बिना? जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के बिना भी आपका काम नहीं चलना है। क्यों नहीं चलना है? आप मानकर चलिए 60 प्रश्न यदि आपके मैथ और रीजनिंग से आ गए, तो 60 प्रश्न में से दोस्तों 5-7 प्रश्न ऐसे होते हैं जो विद्यार्थी सही, बहुत डिफिकल्ट लेवल के होते हैं, ज्यादा कैलकुलेटिव होते हैं। कई बार विद्यार्थियों के सभी प्रश्नों के आंसर नहीं आते। यदि हम 5 प्रश्न का भी मार्जिन लेकर चले कि 5 प्रश्न ऐसे होंगे जो लगभग सभी विद्यार्थी गलत करके आएंगे या उनके आंसर नहीं आएंगे, तो आपके पास कुल प्रश्न 50 से 55 बचते हैं जो सही होते हैं। और लास्ट ईयर की यदि हम कट ऑफ की बात करें तो जनरल में 80 के आसपास कट ऑफ गई थी। अब आप सोच सकते हैं कितना डिफरेंस आ रहा है। यदि आप मैथ रीजनिंग पूरी भी कर लेते हैं तब भी आपके पास 20 से 25 प्रश्नों की आपको लीड लेना और आवश्यक है फाइनल सिलेक्शन को सुनिश्चित करने में। तो दोस्तों, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा आपके फाइनल सिलेक्शन में। अंतिम दिनों में आप इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। और दोस्तों, इनका दायरा बहुत बड़ा है। हम सभी जानते हैं, ग्रुप 4 का एग्जाम जिन लोगों ने दिया होगा वो जानते हैं किस प्रकार से जनरल नॉलेज पूछा गया। जिन्होंने पुरानी चीजें पढ़ी होती हैं वे चीजें काम में आती हैं। हम सभी जानते हैं लास्ट के 2 महीने, 3 महीने, 1 महीने, 15 दिन में दुनिया भर का नॉलेज कवर नहीं किया जा सकता। और जो प्रश्न जनरल नॉलेज से बनने हैं वो दुनिया भर के नॉलेज से बनने हैं। तो आप कर क्या सकते हैं जनरल नॉलेज को लेकर, जनरल साइंस को लेकर, इन सभी बिंदुओं पर हमें चर्चा करनी है। बस अभी तक जितनी हमने चर्चा करी उससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि जनरल नॉलेज और जनरल साइंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग के दम पर यदि आप सोचें कि आप कांस्टेबल एग्जाम को निकाल देंगे तो दोस्तों यह मूर्खता होगी, मतलब ना समझी हम कह सकते हैं। ठीक? क्योंकि आप खुद सोचिए, आप 60 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग किया है, आपने 55 किए, 55 आए तो 50 किए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके आंसर नहीं आ रहे होते हैं। और फिर 40 प्रश्न मान लो जनरल साइंस और जनरल नॉलेज की आए, तो आपको इनमें से कम 25 प्रश्नों को सही करना ही होगा, तब आप कट ऑफ को टच कर पाएंगे। इनके बिना काम नहीं चल रहा है। तो स्ट्रेटजी क्या होगी, हमें उनकी चर्चा करनी है। टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए या नहीं, इसके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक? अब आप कर क्या सकते हैं?
लास्ट के 15 दिन है, पहले बेसिक बातों की हम चर्चा कर लेते हैं। अब लास्ट के 15 दिन है, जिनका एग्जाम शुरुआती दिनों में है, उनके पास सिर्फ 15 दिन शेष है। तो उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपना स्लीप साइकिल सही कर लें। आज से ही प्रयास करें जल्दी सोने की और जल्दी उठने की, ताकि एग्जाम के दिन, एग्जाम से पहले आप 6 से 7 घंटे की नींद लेकर जाएं, क्योंकि 50-60 प्रश्न आपके मैथ रीजनिंग के आने हैं। तो उनको सॉल्व करने के लिए आपका जो माइंड है वो जागृत अवस्था में होना चाहिए। तो स्लीप साइकिल आपको चेंज करना है। और जो जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के प्रश्न भी हैं, यदि आपका माइंड पूरी जागरूकता के साथ पूरा अवेयर होकर काम करेगा, तो हो सकता है वे सारे फैक्ट्स भी आपको याद आ जाएं जो आपने पहले कभी पढ़े हुए थे। तो सबसे पहली बात क्या करनी है? लास्ट के 15 दिनों में आपको अपना स्लीप साइकिल सुधारना है, पहली चीज। दूसरी चीज आपको क्या करनी है? जितनी भी चीजें आपने जनरल नॉलेज जनरल साइंस की पढ़ी हुई हैं पिछले 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, जब से भी आप तैयारी कर रहे हैं, जिन चीजों का आप रिवीजन कर सकते हैं, उनको आप रिवीजन मोड में डालें। मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन करने का प्रयास करना है इन आखिरी के 15 दिनों में, ताकि यदि आपकी पढ़ी हुई चीजों से प्रश्न आए तो जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के वे प्रश्न आप पर गलत ना हो। दूसरी चीज। तीसरी चीज, अब आती है मैथ्स और रीजनिंग की। इनको लेकर क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है? आपको ध्यान रखना है दोस्तों, मैथ्स और रीजनिंग की पढ़ाई जो होती है वो एक्चुअल में पढ़ाई नहीं होती, वह प्रैक्टिस होती है। तो चाहे आप प्रैक्टिस अपने पेन पेपर लेके अलग से करें या फिर आप टेस्ट के माध्यम से प्रैक्टिस करें, तो दोनों में ज्यादा फायदेमंद कौन सी रहेगी? आपकी टेस्ट के माध्यम से जो प्रैक्टिस होगी वह ज्यादा फायदेमंद होगी। क्यों? क्योंकि जब आप टेस्ट देते समय प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो आपके पास एक निश्चित समय सीमा का दबाव होता है। आपको उस समय सीमा में एग्जाम की जो कंडीशन होती है उसमें टेस्ट को सॉल्व करना होता है। तो जब आप यदि मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस करेंगे तब आपके लिए टेस्ट के माध्यम से प्रैक्टिस करनी है। लेकिन एक स्थिति और उत्पन्न होती है अंत के 15 दिनों में टेस्ट लगाते समय। वो कौन सी स्थिति होती है? कि यदि विद्यार्थी के नंबर कम आ गए और एग्जाम तक किसी भी टेस्ट में उसके नंबर उसकी अपेक्षा के अनुसार नहीं आए, तो वह डिमोटिवेट हो जाता है और उसको लगता है कि टेस्ट में तो, आखिरी टेस्ट में तो 70 नंबर आए थे, 60 नंबर आए थे, कट ऑफ तो 80 के आसपास जाती है। तो वह चिंतित होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि अब टेस्ट में जिस प्रकार से नंबर आए, इतनी मेहनत करने के बाद जस्ट बाद एग्जाम दे रहा है, तो एग्जाम में कहीं ये वाली स्थिति उत्पन्न ना हो जाए और वह सिलेक्शन से बाहर हो जाए। तो एक चिंता होती है। तो अंतिम समय में यदि आप टेस्ट के माध्यम से रिवीजन करें तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, टेस्ट आप नंबर के हिसाब से नहीं दे रहे हैं, टेस्ट आप मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस करने के हिसाब से दे रहे हैं। मान लो आपने प्रैक्टिस की मैथ्स और रीजनिंग की, जनरल नॉलेज तो दोस्तों आप रिवाइज करके ही कवर कर सकते हैं। यदि आप सोचे कि आप टेस्ट लगा लगा के जनरल नॉलेज को पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, तो असंभव है। आप टेस्ट के माध्यम से जितने में रिवाइज करेंगे, 50 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन हल करेंगे, उतने में आप 300 फैक्ट जो आपने पहले पढ़े हुए हैं आपके नोट्स में से या किसी पुस्तक से रिवाइज कर लेंगे। तो जनरल नॉलेज तो दोस्तों आप रिवीजन मोड में उस प्रकार से डाल लें कि आपको पुरानी चीजों को रिवाइज करना है। मैं टेस्ट की सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको दिन भर टेस्ट देना है, एक टेस्ट दे लें ताकि एग्जाम का एक एनवायरनमेंट आपके दिमाग में सेट हो जाए, पहली चीज। और कब तक देना है? जब आपका एग्जाम है। ये चीज मैंने आपको ग्रुप 4 की स्ट्रेटेजी में भी कही थी। एग्जाम के एक हफ्ते पहले टेस्ट बिल्कुल लगाना आप बंद कर दें। यदि वहां पर आपके नंबर कम हो गए तो बहुत हानिकारक स्थिति हो सकती है। यदि आप डिप्रेशन में चले गए या आप डिमोटिवेट हो गए किसी भी तरीके से कि टेस्ट में तो नंबर कम आए थे, वह चीज आपको लास्ट तक चुभती रहेगी पेपर तक कि लास्ट टेस्ट में कम नंबर थे, एग्जाम में क्या होगा, वो चीज बार बार आपको याद आएगी। तो आप क्या कर सकते हैं? मान लो आज से आप टेस्ट देना चालू करते हैं और जिन 3-4 लगातार टेस्टों में आपकी परफॉर्मेंस बढ़िया हो जाए, तो वहीं पर आपको टेस्ट देना कर देना है बंद। यदि 15 दिन 20 दिन शेष है आपके एग्जाम को, तो 1.5-2 महीने बाद है, तो आप उनको इंप्रूव भी कर सकते हैं। क्या करना है? लगातार 2-3 टेस्ट में बढ़िया नंबर आए तो टेस्ट देना करना है बंद। यहां पर आपको मोटिवेशन मिलेगा कि लास्ट के लगातार 3 टेस्टों में 80-85 नंबर आ गए, पेपर में भी आ जाएंगे। अब फिर किन बातों पर फोकस करना है उनकी चर्चा कर लेते हैं। जैसे जनरल नॉलेज की तो हमने बात कर ली, जीके और जनरल साइंस रिवीजन मोड में डाल दिया गया। अब मैथ्स प्लस रीजनिंग का आप क्या कर सकते हैं? इन्होंने कहा है भाई सरल अंक गणित पूछी जाएगी, लेकिन जो हमारा ईएसबी या पीईबी या व्यापम है, अपनी कही गई बातों के हिसाब से कभी प्रतिक्रिया देता नहीं है, हम सभी जानते हैं। कुछ एडवांस मैथ्स के बेसिक क्वेश्चन डाल देते हैं, लेकिन हम सिर्फ सरल अंक गणित पढ़कर जाते हैं। समस्या क्या होती है? जो फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न भी आते हैं सरल अंक एडवांस मैथ्स से, किसी का वॉल्यूम पूछ लिया, एरिया पूछ लिया, हम वे भी गलत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें फॉर्मूला ही पता नहीं था। दोस्तों, यदि आपको किसी भी चीज का फॉर्मूला पता है और उसके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया,
तो फॉर्मूला पता होने के बाद दोस्तों वह सिर्फ कैलकुलेशन बचता है, सिर्फ सरल अंक गणित बचती है। तो आपको क्या फोकस करना है, जो चीजें आपको मैथ्स में याद करने वाली हैं, फॉर्मूला बेस्ड चीजें हैं, उनको आपको रिवाइज करना है और फिर नॉर्मल प्रैक्टिस करते रहना है। आप टेस्ट के माध्यम से कर सकते हैं। एक हफ्ते पहले तक आपको टेस्ट लगाना बंद करना है। यदि नंबर बढ़िया है तो एक दो दिन पहले भी कर सकते हैं, ताकि मोटिवेशन मनोबल बढ़ा रहे। क्योंकि अंत में दोस्तों जो तैयारी होती है किसी एग्जाम की, एग्जाम के 15 दिन पहले तक आपकी मेहनत काम में आती है। 15 दिन से एग्जाम के दिन तक जब आप परीक्षा देते हैं, आपका माइंड सेट किस प्रकार का है उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो आपका माइंड सेट, आपका दिमाग, आप पॉजिटिव स्थिति में होना चाहिए। ऑटोमेटिक 5 से 10% आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी। इसके विपरीत स्थिति होती है तो आती हुई चीजें भी हम गलत कर देते हैं। हम डिमोटिवेटेड रहते हैं, एग्जाम के पहले हमें नींद नहीं आती है। इन सारी चीजों से हमें बचना है। काफी सारे एग्जाम्पल्स मैंने ऐसे देखे हैं जो बहुत कुछ डिजर्व करते थे, लेकिन अपनी मेंटल स्टेट के कारण, एंजाइटी के कारण उन्होंने अपनी परीक्षा को खराब किया है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो मैथ्स रीजनिंग में कैसे, जैसे क्षेत्रमिति वाले टॉपिक हो गए और जो अलग अलग एडवांस स्टैटिक्स जो टॉपिक हैं, सांख्यिकी वाले जो टॉपिक हैं, वहां पर फॉर्मूले होते हैं। यदि वहां से बेसिक सा प्रश्न आया तो फॉर्मूले बेस्ड आप उनको सही कर पाए। इनको आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। इसी प्रकार से दोस्तों रीजनिंग, काफी सारे बच्चे होते हैं जिन्हें रीजनिंग में जैसे कैलेंडर हो गया, उसमें समस्या है, वो प्रॉपर कोडिंग जो कैलेंडर की होती है उसे याद नहीं कर पाते। तो आपको उन चीजों पर फोकस करना है जो आपको वो याद हो जाए। और दूसरी चीज, जो बचे हुए मैथ्स के टॉपिक हैं, हम सभी जानते हैं कि इन टॉपिक में हमें समस्या है, उन टॉपिक को बार बार प्रैक्टिस कर लें। यही सारी चीजें आपको अंत के 15 दिनों में करना है और पूरी निश्चिंतता के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपके लिए एग्जाम में शामिल होना है। आप सभी जानते हैं जब बाबर ने अटैक किया था तो मुट्ठी भर सैनिकों की दम पर, अपनी माइंड सेट और प्रॉपर प्लानिंग की बेस पर उसने भारत पर आधिपत्य स्थापित किया था। तो यहां पर बात किस चीज की आ रही है, स्ट्रेटेजी और माइंड सेट की। यदि आपकी प्रिपरेशन भी कम है और आपने सही तरीके से प्लानिंग करी और पूरे आत्मविश्वास के साथ आप एग्जाम देने गए, तो आपको बहुत ज्यादा सकारात्मक परिणाम वहां पर देखने को मिल सकते हैं, जिसकी शायद आपको उम्मीद भी नहीं थी। तो इन 15 दिनों में हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है। हमें ये मानकर चलना है हम एग्जाम देने जा रहे हैं तो हम अपना सिलेक्शन छीन कर लाने वाले हैं। इस चीज का आप ध्यान रखें। हमने कौन कौन से बिंदुओं पर बात करी, लास्ट के 15 दिन है, स्लीप साइकिल ठीक करना है, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते। लगभग 40, 45, 35 इतने प्रश्न आते हैं। यदि आपका बिल्कुल डब्बा गुल है इनमें तो आपका सिलेक्शन फिर भी नहीं होना है। मैथ्स रीजनिंग का वेटेज ज्यादा है, लेकिन इनको छोड़कर आप सिलेक्शन सुनिश्चित नहीं कर सकते। तो जितनी चीजें अब तक आपने करी हैं उतनी चीजें आपको पढ़नी ही होंगी। उनको मल्टीपल टाइम रिवाइज करें ताकि अधिकतम नंबर इनमें आप ला सके। हाँ, करंट अफेयर आप छोड़ दें, क्योंकि यदि आपने अब तक नहीं पढ़ा तो पढ़कर कोई जैसा फायदा होने वाला नहीं है। यदि आपको लगता है तो बेसिक आईपीएल में जो खिताब मिले हैं लोगों को वो पढ़ लें। कुछ इंपॉर्टेंट 2-4 चीजें आप देख लें, जो भारत की मुख्य पदाधिकारी हैं, उपराष्ट्रपति कौन है, कैग कौन है, इन सब चीजों को आप देख लें। बाकी करंट अफेयर की चिंता ना करें। अभी तक नहीं पढ़ पाए तो 15 दिन में कुछ ज्यादा होने वाला नहीं है। फिर बारी आती है मैथ्स रीजनिंग की। टेस्ट के माध्यम से आपको प्रैक्टिस करनी है। जब 3-4 टेस्ट में लगातार बढ़िया परफॉर्मेंस कर लिया आपने, वहां बंद कर दें और उस मोटिवेशन को एग्जाम तक बरकरार रखें कि अब झंडे गाड़ ही देने एग्जाम में जाके। इस बात का ध्यान रखना है। मैथ्स रीजनिंग की प्रैक्टिस कैसे करनी है, जो टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगते हैं उनकी बहुत प्रैक्टिस करें कि यार इसका जिस टॉपिक से डर लग रहा है उस टॉपिक को बार बार प्रैक्टिस करें। ठीक। और आप में से काफी सारे विद्यार्थियों के कमेंट ये भी है, सर मैथ्स की अप्रोच क्या हो, हम खूब प्रैक्टिस करते हैं उसके बाद भी, हमने खूब मैथ पढ़ ली, ये वीडियो देख लिया, सारा कुछ कर लिया, उसके बाद भी हम कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते और एग्जाम में हम प्रश्न गलत कर देते हैं। तो मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन जो अप्रोच होनी चाहिए मैथ्स को लेकर उसकी चर्चा हम एक अलग वीडियो में कर लेंगे। ठीक। उम्मीद है ये सारी चीजें आपको एकदम स्पष्ट रूप से समझ आई होंगी। कोई और यदि आपको डाउट है एग्जाम की स्ट्रेटेजी को लेकर या कोई और भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे जरूर पूछें। मैं प्रयास करूंगा वीडियो के माध्यम से या कमेंट में रिप्लाई करके आपकी जो समस्या है उसका समाधान आपके लिए सुलभ करा पाऊं। ठीक। लगातार मेहनत करें, डिमोटिवेटेड नहीं होना है, बिल्कुल पूरी एनर्जी के साथ अपने इस एग्जाम में सम्मिलित होना है। जीत आपकी निश्चित है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। लगातार मेहनत करें, बने रहें हमारे साथ, तब तक नहीं रुके जब तक कि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।